हाय। आज अपन करेंगे टर्म्स रिलेटेड टू सॉइल। पीडियोलॉजी इज अ सॉइल साइंस। बायोजियोग्राफी स्टडी ऑफ सॉइल लाइफ। सॉइल लॉस सरफेस मटेरियल, जो लूज सरफेस मटेरियल होता है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक्स डिस्टिंक्ट हॉरिजन में, उस डिस्टिंक्ट हॉरिजन भी बनता है। और इसी का फिर हॉरिजन क्या होता है? डिस्टिंक्सेबल लेयर इन सॉइल, डिफरेंट कलर एंड केमिकल। फिर सॉइल प्रोफाइल क्या होता है? वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ हॉरिजन डाउन टू पेरेंट रॉक मटेरियल कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। अब रिगोलिथ, लेयर ऑफ अनकंसोलिडेटेड मटेरियल डिराइव फ्रॉम वेदरिंग पेरेंट रॉक मटेरियल। रेगोलिथ क्या होता है? लेयर ऑफ अनकंसोलिडेटेड मटेरियल होता है डिराइविंग फॉर वेदरिंग पेरेंट रॉक मटेरियल। रेगोलिथ क्या होता है? लेयर ऑफ कंसोलिडेटेड मटेरियल, मिला हुआ मटेरियल डिराइव फ्रॉम वेदरिंग पेरेंट रॉक मटेरियल। जब उसका वेदरिंग होता है पेरेंट रॉक मटेरियल का, तो उसको अनकंसोलिडेटेड मटेरियल जो निकलता है उसको रेगोलिथ कह देते हैं। बाकी तो अपन देख चुके हैं। रेगोलिथ ध्यान रखना कि वेदरिंग होता है किसका? अनकंसोलिडेटेड मटेरियल का। अब बाकी तो कुछ नहीं है। तो अब सॉइल प्रोफाइल देखते हैं। इसमें ओ होराइजन होता है, लूज एंड पार्शली डीके मटेरियल होता है ओ होराइजन में। मतलब डिकेड मटेरियल जो जो मर जाते हैं वो डिकेड रहते हैं ना, तो उसको उसमें, और ये कोई सॉइल नहीं होता बेसिकली, ठीक है। फिर ओ ए होराइजन होता है, मिनरल मैटर मिक्सड विथ ह्यूमस, टॉप सॉइल डार्केस्ट सॉफ्ट फर्टाइल। और ये ए होराइजन में टॉप सॉइल रहता है, मिनरल मेटल मिक्स हो जाता है इसमें विथ ह्यूमस के साथ। फिर वो बी होराइजन होता है, सब सॉइल बी बी होराइजन में सब सॉइल आता है, जैसे लिटिल लिविंग ऑर्गेनिज्म सब सॉइल होता है। बी होराइजन सब सॉइल होता है, बेसिकली लिटिल लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फिर सी जो होता है पार्शली अल्टर्ड रिच इन मिनरल, जो सी होता है वो पार्शली अल्टर्ड होते हैं और रिच होता है मिनरल्स में, उसमें कोई ह्यूमस नहीं होता, वो हार्ड होता है काफ़ी। आर जो होता है हॉरिजन, वो पेरेंट रॉक होता है, अनवेदर्ड होता है। और वो फिर सॉइल का जेनेसिस देखेंगे तो इसमें भी कुछ कुछ है, किस किस कारण होता है। जैसे पेरेंट का मटेरियल कैसा है उस पर डिपेंड करता है सॉइल की जेनेसिस। टोपोग्राफी कैसा है, न्यूट्रल टाइम क्या है, फिर क्लाइमेट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस सॉइल फॉर्मेशन करता है, फिर बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या चल रही है, ये सबसे सॉइल का जेनेसिस तय होता है। तो पहले देखते हैं, जो पेरेंट मटेरियल है वो पैसिव कंट्रोल फैक्टर है, और ये इन्फ्लुएंस मिनरल कंपोजिशन इन सीटू प्रोसेस, और ये इन्फ्लुएंस करता है मिनरल कंपोजिशन इन सीटू प्रोसेस में। देयर मे बी डिफरेंसेस इन सॉइल ओवर सिमिलर बेडरॉक और डिसिमिलर बेडरॉक में है वो सेम सॉइल। अब एक बेडरॉक पे सेम, देयर मे बी डिफरेंसेस इन सॉइल, डिफरेंसेस हो सकता है सॉइल में सिमिलर बेडरॉक के ऊपर, और डिसिमिलर बेडरॉक में है वह सेम। तो अलग अलग बेडरॉक के ऊपर सेम सॉइल हो सकता, अलग अलग बेडरॉक के ऊपर सेम सॉइल हो सकता है। हाउएवर इन यंग एज, लेकिन यंग एज में जनरली सेम होते हैं। एग्जांपल सैंडी सॉइल फ्रॉम क्वार्टजाइट रॉक। अब टोपोग्राफी पैसिव कंट्रोल फैक्टर होता है ये भी, और थिक होता है फ्लैट सरफेस पर, जैसे हिमालय है वहाँ पे टोपोग्राफी, उस टोपोग्राफी पे थिक होता है, और थिन होता है स्लोपी एरिया में। पर्क्यूलेशन होता है, गंगा प्लेन वगैरह पर्क्यूलेट करते हैं तो इसलिए यहाँ पे थिन हो जाता है। फिर न्यूट्रल टाइम देखते हैं, डिटरमाइन मैच्योरिटी ऑफ सॉइल एंड कंट्रोल अदर फैक्टर। तो डिटरमाइन करता है मैच्योरिटी ऑफ सॉइल एंड कंट्रोल अदर फैक्टर। टाइम से ही कितना टाइम मतलब मैच्योर हो रहा है सॉइल का, उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे खादर एंड भागर इन नॉर्थ ईस्ट प्लेन्स विच आर फ्रेश एंड फोल्ड एलुविल सॉइल। फिर क्लाइमेट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस सॉइल फॉर्मेशन बाय कंट्रोलिंग इन वेदरिंग परकोलेशन मॉइस्चर इन टर्म ऑफ इंटेंसिटी इवोपरेशन ह्यूमिडिटी। फिर प्रेसिपिटेशन मॉइस्चर एलुविएशन डाउनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन सॉइल एंड डिपॉजिट इलुविएशन। तो यहाँ पे एक बार वापस पढ़ते हैं। बाय कंट्रोलिंग वेदरिंग परकोलेशन मॉइस्चर इन टर्म ऑफ इंटेंसिटी इवोपरेशन ह्यूमिडिटी, ये क्लाइमेट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है सॉइल फॉर्मुलेशन में। फिर प्रेसिपिटेशन से क्या होता है? मॉइस्चर आता है, अगर ज़्यादा प्रेसिपिटेट करेगा तो मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा, ऐसा। और फिर एलुविएशन यानी कि डाउनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन सॉइल होता है, एलुविएशन यानी कि, और जब
एंड डिपॉजिट यानी इलुविएशन होता है, और एलुविएशन यानी कि उसका मूव होना। ठीक है, इसको आगे एक बार और देख लेंगे, तो इसको ध्यान रखना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है और प्री में पूछते हैं इसको। रेनी सीजन सिलिका रिमूव्ड डिसिलिकेशन। तो रेनी सीजन में जब सिलिका रिमूव होता है तो उसको डिसिलिकेशन कहते हैं। ड्राई क्लाइमेट वाटर अप बाय कैपिलरी एक्शन। ड्राई क्लाइमेट में क्या होता है, वाटर अप बाय कैपिलरी एक्शन। लीविंग सॉल्ट इन क्रस्ट हार्ड बेंस। तो उससे क्या होता है, लिविंग सॉल्ट इन क्रस्ट पे सॉल्ट छोड़ता रह जाता है और इसको हार्ड बेंस होता है। ठीक, एक बार वापस पढ़ लेते हैं। ड्राई क्लाइमेट वाटर अप बाय कैपिलरी एक्शन। ड्राई क्लाइमेट में वाटर जो होता है, मतलब कैसे सूखे जगह पे पानी कैसे लेगा ऊपर, कैपिलरी एक्शन से लेता है, उसी को कह रहे हैं कैपिलरी एक्शन। फिर लिविंग सॉल्ट इन क्रस्ट हार्ड बेंस इन एरिया विथ इंटरमीडिएट प्रेसिपिटेशन कैल्शियम कार्बोनेट नॉड्यूल फॉर्म्ड इन एरिया विथ इंटरमीडिएट प्रेसिपिटेशन कैल्शियम। तो जहाँ पे इंटरमीडिएट प्रेसिपिटेशन होता है वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है। अब बायोलॉजिकल एक्टिविटी जैसे प्लांट रूट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैरोइंग एनिमल्स हेल्प इन लूजिंग अप ऑफ सॉइल एंड सर्कुलेशन ऑफ एयर एंड न्यूट्रिएंट जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन अर्थवॉर्म। अब सॉइल फॉर्मेशन के रिसोर्सेज क्या क्या हैं, जैसे कि अलग अलग रिसोर्सेज हैं सॉइल को बनने के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलोकेशन, लेटरलाइजेशन, पॉड्जोलाइजेशन, कैल्सिफिकेशन, सेलिनेशन, ग्लिसेशन। तो ये सब इसके अलग अलग ना सॉइल फॉर्मेशन के लिए रिसोर्सेज है। तो पहले ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। चेंज ऑफ सॉइल constitutes from one form to another through breakdown, weathering, decay, etc. तो चेंज ऑफ सॉइल constituents from one form to another through breakdown, weathering, decay, etc. से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। फिर ट्रांसलोकेशन, मूवमेंट ऑफ सॉइल कंटिन्यूस टू वन हॉरिजन टू अनदर विथ इन सॉइल प्रोफाइल। फिर इलुविएशन एंड एलुविएशन, जो अभी अपन पढ़ के आए। इलू यानी कि वॉशिंग इन, डेट इज़ डिपोजिशन होता है। इलू यानी कि वहाँ पे डिपॉजिट होता है, और एलुविएशन यानी वॉशिंग आउट, डेट इज़ रिमूवल। तो ई से क्या होता है, ई से उसका मतलब उसका हटना, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है, और आई यानी इंटरनल फैक्टर। तो ई आई जब देखोगे तो उसका वॉशिंग इन बोल रहा, इन साइड बोल रहा, और ई देखोगे तो एक्सटर्नलिटीज बाहर जाना बोल रहा है, दैट इज़ वॉशिंग आउट, रिमूवल। तो वही वॉशिंग इन डिपॉजिटिंग टू सॉइल फार्मिंग प्रोसेस होता है। सॉइल बनाने के दो प्रोसेस होते हैं। पहला लीचिंग, परकोलेशन, वाटर रिमूव सॉल्यूबल बेसिस एंड ह्यूमस फ्रॉम अपर हॉरिजन एंड डिपॉजिट एट द लोअर हॉरिजन। तो लीचिंग में क्या होता है, परकोलेटिंग वाटर जो होते हैं रिमूव करते हैं सॉल्यूबल बेसिस एंड ह्यूमस फ्रॉम अपर हॉरिजन एंड डिपॉजिट एट द लोअर हॉरिजन। ये लीचिंग होता है। परकोलेटिंग वाटर रिमूव सॉल्यूबल बेसिस को हटाता है, एंड ह्यूमस फ्रॉम अपर हॉरिजन एंड डिपॉजिट एट द लोअर हॉरिजन, इसको लीचिंग कह देते हैं। प्रोनाउंस इन ह्यूमिड एरिया, और ये बहुत ज़्यादा उधर है, किधर पे, ह्यूमिड एरिया पे। लेटरलाइजेशन, फ्रॉम रेड सॉइल पे लेटरलाइजेशन होता है। हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल रीजन रिमूव सिलिका एंड अदर मटेरियल except iron and aluminium which accumulate of surface leading formation of the hard crust। तो जब लेटरलाइजेशन होता है तो इक्वेटोरियल रीजन पे रिमूव सिलिका एंड अदर मिनरल्स एक्सेप्ट आयरन, मतलब यहाँ से रिमूव करते हैं सिर्फ आयरन के छोड़, एल्यूमिनियम, आयरन और एल्यूमिनियम के छोड़, और वो एक्यूमुलेट होता है सरफेस में, और वो क्या करता है, हार्ड क्रस्ट फॉर्म करने में लेटरलाइजेशन जो होता है, तो वो फॉर्म करने में रेड सॉइल के हार्ड क्रस्ट को हेल्प करता है लेटरलाइजेशन प्रोसेस। तो ये ट्रांसलोकेशन के अंदर ये सब था। अब ये सॉइल फॉर्मेशन के ही रिसोर्सेज के अंदर आ रहा। अब पोर्जोलाइजेशन क्या होता है, टेम्परेट रीजन एंड हायर एल्टीट्यूड्स द डीकम्पोजिशन ऑफ कॉनिफोरस लिटर रिजल्ट in formation of organic acid which leads to the removal of the aluminium, iron and other organic matter except silica leaving to the layer acidic। तो अब देखो लेटरलाइजेशन और पोर्जोलाइजेशन में अंतर है यहाँ पे। जैसे ट्रांसलोकेशन के बाद इल्यूनियाइजेशन और एलुवियाइजेशन में जो अंतर था कि आई से इन होना, वॉशिंग इन होना, और
एलुविएशन से वॉशिंग आउट होना, रिमूव होना, ई से एक्सो निकलना और आई से इन होना, ठीक। और लीचिंग भी देख लिए थे, जो परकोलेटिंग वाटर रिमूव सॉल्यूबल बेसिस एंड ह्यूमस फ्रॉम अपर हॉरिजन, लीचिंग भी देख लिए, ये भी देख लिए। अब लेटरलाइजेशन देख लिए, हॉट एंड वेट इक्विटोरियल रीजन रिमूव सिलिका एंड अदर मिनरल एक्सेप्ट आयरन एंड एल्यूमिनियम, आयरन और एल्यूमिनियम के छोड़ सब कुछ हट जाता है, विच एक्यूमुलेट इट ऑफ सरफेस लीडिंग फॉर्मेशन ऑफ हार्ड क्रस्ट, उससे क्या होता है, विच एक्यूमुलेट ऑफ सरफेस लीडिंग फॉर्मेशन ऑफ हार्ड क्रस्ट बनता है। फिर पॉडजोलाइजेशन देखते हैं, टेम्परेट रीजन एंड हायर एल्टीट्यूड्स द डीकम्पोजिशन ऑफ कॉनिफोरस लिटर रिजल्ट in formation of organic acid which leads to the removal of aluminium, iron and other organic matter except silica, removing two layer acidic। तो जैसे लेटरलाइजेशन में जो, तो पॉडजलाइजेशन में क्या क्या होता है, टेम्परेट रीजन एंड हायर एल्टीट्यूड जो होता है, द डीकम्पोजिशन ऑफ कॉनिफोरस लिटर रिजल्ट इन, तो वहाँ पे जब डीकम्पोजिशन होता है कॉनिफोरस लिटर का, तो वो रिजल्ट करता है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स विच लीड टू रिमूवल ऑफ एल्यूमिनियम आयरन, एल्यूमिनियम आयरन का वहाँ से हटना एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर का वहाँ से हटना, लेकिन यहाँ पर सिलिका लेफ्ट ओवर रह जाता है टू लेयर एसिडिक, ठीक है। पर लेटरलाइजेशन पे ऐसा नहीं होता, सिलिका एंड अदर मिनरल्स हट जाते हैं और आयरन और एल्यूमिनियम बस रह जाते हैं लेटरलाइजेशन में, और पॉडजलाइजेशन में सिर्फ सिलिका रहता है, बाकी सब हट जाता है पॉड में, और लेट में आयरन और एल्यूमिनियम रह जाता है। फिर कैल्सिफिकेशन क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू लेयर, जब डिपॉजिट होता है कैल्शियम कार्बोनेट लेयर के ऊपर, मोर एक्टिव इन ऑन टेम्परेट ग्रासलैंड वेयर इवोपरेशन स्लाइटली एक्सीड्स प्रेसिपिटेशन, तो ये ज़्यादा एक्टिव कहाँ पे होता है, जहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड पे होता है ज़्यादा एक्टिव, क्योंकि इवोपरेशन एक्सीड कर जाता है प्रेसिपिटेशन से, वहाँ पे इवोपरेट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जितना पानी गिरना चाहिए प्रेसिपिटेशन से, तो इसलिए यहाँ पे कैल्सिफिकेशन होता है टेम्परेट ग्रासलैंड में ज़्यादातर, ठीक। फिर रिजल्ट इन पेरीरी सॉइल विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक अर्थ, तो यही इसी के कारण ब्लैक सॉइल रिजल्ट इन पेरीरी भी करता है सॉइल विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक अर्थ। फिर सैलिनेशन क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ हाईली सॉल्यूबल सोडियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट इन द सॉइल, एक्यूमुलेशन ऑफ हाईली सॉल्यूबल सोडियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट इन द सॉइल, उसको कहते हैं सैलिनेशन। इट इज़ एक्टिव इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन विथ एक्सेसिव इवोपरेशन, तो इसको इट इज़ एक्टिव इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, एरिड और सेमी एरिड रीजन में एक्टिव होता है सैलिनेशन, और विथ एक्सेस इवोपरेशन के कारण सैलिनेशन होता है। ऑब्जर्व इन रीजन ऑफ फ्लड इरिगेशन, एग्जांपल पंजाब हरियाणा, तो और कहाँ कहाँ पे मिलता है ये, ऑब्जर्व इन द रीजन ऑफ फ्लड इरिगेशन पे मिलता है, जैसे पंजाब और हरियाणा। फिर गैलिनाइजेशन क्या, ग्लियाइजेशन क्या होता है, ऑब्जर्व इन द एरिया ऑफ वाटर लॉस कंडीशन, ग्लाइजेशन वहाँ पे होता है जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है। सैलिनेशन पढ़ लिए, कैल्सिफिकेशन पढ़ लिए, कैल्सिफिकेशन कहाँ होता है वो भी पढ़ लिए, और ब्लैक अर्थ बनाता है मतलब पेरीरी सॉइल विच इज़ ऑल्सो, तो कैल्सिफिकेशन के कारण वो होता है। पॉडजलाइजेशन पढ़ लिया सिलिका वाला, और लेटरलाइजेशन पढ़ लिया आयरन वाला। फिर सॉइल के टाइप्स देखते हैं, पेडाकोल होता है और पेडोफर्स होते हैं। हाईली एल्कलाइन सॉइल जो होता है वो पेडोकल होता है, एसोसिएटेड विद एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम, लो इन ऑर्गेनिक मैटर, फाउंड इन ग्रासलैंड, लेस वेदर्ड। तो पेडोफर्स देखते हैं, एसिडिक सॉइल होता है, ह्यूमिड रीजन में ज़्यादा मिलता है, एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड्स ज़्यादा होता है, हाई इन ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है, इन फॉरेस्ट में मिलता है, मोर वेदर्ड। तो एक बार वापस करते हैं, पहले पेडोकल देखते हैं जो ज़्यादा वेदर नहीं हुआ रहता, और ये ग्रास लैंड में मिलता है, जैसे जहाँ पे ज़्यादा ग्रासेस हैं, और फिर इसका ऑर्गेनिक मैटर कम होता है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम में रिच होता है ये,
और ये एसोसिएटेड विथ एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, क्योंकि फाउंड इन ग्रासलैंड बोल रहा तो ऑब्वियस सी बात है कि एरिड एंड सेमी एरिड रीजन पे मिलेगा। हाईली एल्कलाइन सॉइल होता है इसका, काफ़ी एल्कलाइन नेचर का, सॉल्टी टाइप का होता है। और जो पेडोफोर्स होते हैं वो मोर वेदर्ड होते हैं, फॉरेस्ट पे मिलते हैं, और ये क्योंकि ज़्यादा फॉरेस्ट पे फिर ज़्यादा मिल रहे हैं इसलिए ऑब्वियस सी बात है। तो हाँ, हाई इन ऑर्गेनिक मैटर इनमें हाई होता है, एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड्स होता है, ह्यूमिड रीजन पे होता है, एसिडिक एंड सॉइल होता है। अब सॉलिनाइजेशन और एल्कनाइजेशन अपन देखें, उसी को कहते हैं सोडियम एडिशन। तो अभी देखे थे ना अपन सैलिनेशन ऊपर, तो उस जो सोलोनाइजेशन होता है, एल्कलाइजेशन होता है, सोडियम एडिशन, जब एडिशन करो सोडियम का तो उसको सोलोनाइजेशन कहते हैं। फिर सोल्डिजेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ सोडियम, सोल्डिजेशन, रिमूवल ऑफ सोडियम। फिर एंशियंट टाइम सॉलिड डिवाइड इनटू उर्वा दैट इज फर्टाइल एंड उसरा स्टेराइल। Based on texture, soil type are sandy, clayey, silty and loam. तो एंशियंट टाइप में सॉइल डिवाइड था, उर्वास दैट इज़ जो फर्टाइल लैंड था उसको उर्वरा कहते थे, और उसरा कहते थे जो स्टेराइल था, जो सॉइल ज़्यादा फर्टाइल नहीं था। तो उपजाऊ जिसको कहते हैं वो उर्वरा होता है बेसिकली, और उसरा जो अभी स्टेराइल में है, जो फर्टाइल नहीं है। तो वही उस सारा फर्टाइल नहीं है और उरावा फर्टाइल है। बेस्ड ऑन टेक्सचर सॉइल टाइप आर सैंडी, क्लेई, सिल्टी एंड लोमी। फिर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च क्लासिफाइड, कुछ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर है उसने क्लासिफाई किया सॉइल के टाइप को। तो एलुवियल सॉइल देखते हैं जिसमें नाइट्रोजन कम, क्लासिफाइड नाइट्रोजन लो रहता है सब में, क्योंकि ये तो तय है नाइट्रोजन लो रहता है सब में। फिर इन नॉर्थन प्लेन्स एंड रिवर वैली कवर 40% एरिया ऑफ कंट्री। एलुवियल सॉइल है जो नॉर्थन प्लेन्स में 40% कवर करता है, वैसे पूरा इंडिया में ओवरऑल। ट्रांसपोर्ट एंड डिपॉजिटेड बाय रिवर्स, रिच इन पोटास काफ़ी होता है बट फॉस्फोरस कम होता है इसमें, ठीक है। फिर कलर जो इसका होता है वरी करता है ग्रे से एस ग्रे में। और डिस्ट्रीब्यूशन जो है गुजरात में है, गुजरात टू नैरो पैच ऑफ राजस्थान में भी है थोड़ा बहुत, और फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन तक फैला हुआ है गुजरात और नैरो पैच ऑफ राजस्थान से, और गुजरात में भी पूरा नहीं है। तो हाँ, अपर एंड मिडिल गंगा टू डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स मिलते हैं। पहला खादर होता है, दूसरा भंगर होता है। जो खादर होता है वो न्यू एलुवियल सॉइल होता है जो एनुअली डिपॉजिट करता है, और जो भंगर होता है वो ओल्ड सॉइल डिपॉजिटेड होता है अवे फ्रॉम फ्लड प्लेन्स होता है। और जो ये खादर और भंगर है वो कंटेन करते हैं कैल कैलकेरोस कॉन्क्रीशन। तो खादर जो होता है वो न्यू एलुवियल होता है और भंगर यानी ओल्ड होता है। अब सुटेबल फॉर वाटर इंटेंसिव क्रॉप लाइक राइस, जूट, मेज, कॉटन के लिए। सॉइल इज़ अ पोरस बिकॉज इट्स ए लूमी और इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ सैंड एंड क्ले। सॉइल बहुत पोरस होता है क्योंकि ये लूमी होता है और इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ सैंड और क्ले करता है। अब ब्लैक सॉइल जो होता है वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और अपर रिच ऑफ गोदावरी, कृष्णा में मिलता है। ब्लैक सॉइल क्योंकि डेक्कन यहाँ पे ट्रैप है, डेक्कन ट्रैप, तो यहाँ पे मिलता है। ऑल्सो कॉल्ड रीगर सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल। ये 2005 में क्वेश्चन भी पूछा था इसके ऊपर कि मेंस में। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में यहाँ पे मिलता है। और अपर रिच ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा के पास भी मिल जाता है। इट इज़ वेरी डीप, बिकम स्टिक व्हेन वेट। ये काफ़ी डीप होता है और स्टिकी हो जाता है जब गिल्ला होता है। एंड श्रिंक व्हेन ड्राइड, और सूख जाता है जब मतलब सूखापन होता है। रेक्स इन ड्राई सीजन,
occurs self-plugging because slow absorption and loss of moisture. सेल्फ प्लगिंग होता है क्योंकि स्लो एब्जॉर्प्शन होता है और लॉस ऑफ मॉइस्चर भी स्लो होता है, स्लो एब्जॉर्प्शन होता है एंड लॉस ऑफ मॉइस्चर भी स्लो होता है, ठीक। फिर ब्लैक सॉइल कंटेन मॉइस्चर फॉर लॉन्ग टाइम, हेल्प क्रॉप सस्टेन टू ड्राई सीजन 2। तो समझ में आ रहा है ये तो पढ़ के। रिच इन लाइम आयरन मैग्नीशियम एल्यूमाइन, रिच होता है, लाइम ज़्यादा रहता है, आयरन अच्छा रहता है, मैग्नीशियम अच्छा होता है, एल्यूमिन अच्छा होता है। लेक ऑफ फॉस्फोरस, नाइट्रोजन की यहाँ पे भी कमी होती है। और फिर कलर डीप ब्लैक क्ले, कलर जो होता है ब्लैक से क्ले होता है। फिर रेड एंड येलो सॉइल देखते हैं। डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल। रेड एंड येलो सॉइल क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक के ऊपर इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल जहाँ पे होता है वहाँ पे मिलता है। लूमी नेचर होता है, एसिडिक नेचर होता है। ईस्ट एंड साउथ पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू में मिलता है। along पिडमेंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट, छत्तीसगढ़ उड़ीसा रीजन फाउंड होता है वहाँ पे। इट लुक येलो व्हेन ऑकर्ड इन हाइड्रेटेड फॉर्म, ये येलो दिखता है जब हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। और फाइन ग्रेन्ड रेड एंड येलो सॉइल फर्टाइल बट कोर ग्रेन्ड सॉइल आर नॉट। इट लुक्स येलो एंड फाइन ग्रेन्ड रेड एंड येलो सॉइल फर्टाइल होता है बट कोर ग्रेन्ड सॉइल जो होता है वो फर्टाइल नहीं होता। Find grained red and yellow soil fertile, but coarse grained soil are not fertile. Poor in nitrogen, phosphorus and humus. Lime, फेरिक ऑक्साइड कॉज रेड कलर, फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल कलर हो जाता है। पुअर नाइट्रोजन में पुअर होता है, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस एंड लाइम में भी पुअर होता है। और फाइंड ग्रेन रेड एंड येलो सॉइल फर्टाइल बट कोर ग्रेन्ड सॉइल आर नॉट। तो जो फाइन ग्रेन रेड एंड येलो सॉइल होता है वो तो फर्टाइल होता है, बट जो कोर ग्रेन टाइप का होता है वो नहीं होते। और ये येलो दिखता है जब हाइड्रेटेड फॉर्म में ही येलो दिखता है, ठीक है। और लाल किस कारण दिखता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल कलर होता है। अब लेटराइट सॉइल के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है। डेवलप इन अ हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल, रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग विथ रेन लाइम एंड सिलिका लिच्ड अवे। तो हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल वाला जगह दैट इज़ इक्वेटोरियल रीजन पे बोल सकते हो। मतलब अब मानसून आता है तो जो ऐसा कोई जगह होगा जहाँ पे दोनों ही टाइम पे पानी होता है। डेवलप इन हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल, रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग, बहुत ज़्यादा लीचिंग के कारण बनता है। लीचिंग विथ रेन लाइम एंड सिलिका रिच्ड अवे, रेन के कारण लाइम और सिलिका लिच हो जाता है, लिच्ड हो जाता है अवे। सॉइल रिच इन आयरन ऑक्साइड, सॉइल जो है रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम कंपाउंड लेफ्ट बिहाइंड। तो वो सॉइल रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम कंपाउंड लेफ्ट बिहाइंड, वो पीछे छूट जाते हैं। Humus content of soil is removed fast by bacteria. Humus content of soil is removed fast by bacteria. जो ह्यूमस कंटेंट होता है सॉइल में वो रिमूव हो जाता है जल्दी बाय बैक्टीरिया के कारण। पुअर इन ऑर्गेनिक ह्यूमस मैटर, नाइट्रोजन फॉस्फेट कैल्शियम। ऑर्गेनिक ह्यूमस मैटर में पुअर होता है, नाइट्रोजन फॉस्फेट कैल्शियम सबकी कमी होती है। लेकिन आयरन ऑक्साइड एंड पोटास की इसमें काफ़ी मात्रा में मिल जाता है। आयरन ऑक्साइड और पोटास लेटराइट सॉइल में अच्छे से मिल जाता है। तो यहीं से क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी, तो अपन इसको भी एक बार वापस देख लेंगे। नॉट सुटेबल फॉर कल्टिवेशन, कल्टिवेशन के लिए सुटेबल नहीं है। रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु आंध्र प्रदेश केरला, सुटेबल फॉर ट्री क्रॉप लाइक कैस्यू नट टेपियोका। लेटराइट सॉइल वाइडली कट as a brick in a house construction, fertile low fertility लो होता है। और as moisture remove soil get harden, जैसे मॉइस्चर हटता है वैसे सॉइल हार्डन होता है। अब एरिड सॉइल एक बार वापस पूरा वो देख लेते हैं जो अपने को देखना है। तो
पोटास और पोटास तो अच्छा खासा रहता है एल्यूवियल सॉइल में, लेकिन फॉस्फोरस नहीं रहता, ठीक है, अच्छे से ये ध्यान रखना इसमें एल्यूवियल सॉइल में। और नाइट्रोजन तो कहीं नहीं होता अच्छे से। और फिर ब्लैक सॉइल में क्या होता है, लाइम आयरन अच्छा होता है, मैग्नीशिया एल्यूमाइन ये सब अच्छा होता है, लेकिन इसमें फॉस्फोरस और नाइट्रोजन नहीं होता। जबकि एल्यूवियल सॉइल में फॉस्फोरस तो था, है ना, हाँ, नहीं फॉस्फोरस नहीं था, पोटास था, तो फॉस्फोरस इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है इसमें। कलर डीप ब्लैक टू क्ले होता है। और रेड येलो सॉइल में क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी होती है, फॉस्फोरस की कमी होती है, ह्यूमस की कमी होती है, लाइम की कमी होती है। और फॉस्फोरस इसमें भी कम है, इसमें भी फॉस्फोरस कम है, और उससे पहले वाले में भी कम है ना, कम, हाँ फॉस्फोरस सब में कम है अभी तक तो। फिर लेटराइट सॉइल क्या है, पुअर इन ऑर्गेनिक ह्यूमस मैटर, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, कैल्शियम, पर रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड पोटेस। पोटेस में अच्छा खासा रहता है इसमें, और आयरन ऑक्साइड भी। जबकि एल्यूवियल सॉइल में भी पोटेस अच्छा खासा था, है ना, एल्यूवियल सॉइल में पोटास अच्छा खासा था, हाँ। तो इसमें भी रेड एंड येलो में भी पोटास तो अच्छा खासा मिल जाता है। फिर क्या होता है, डिकेड अलोंग, इसमें नहीं होता क्या, इसमें होता है क्या, ब्लैक सॉइल में होता है। रिच इन लाइम आयरन मैग्नीशियम एल्यूमिनियम अच्छा खासा होता है ब्लैक सॉइल में। लाइम आयरन मैग्नीशिया एल्यूमाइन अच्छा होता है ब्लैक में। और फॉस्फोरस नाइट्रोजन की कमी होती है ब्लैक सॉइल में। पुअर होता है रेड येलो, नाइट्रोजन की कमी होती है, फॉस्फोरस की कमी होती है, ह्यूमस लाइम की कमी होती है, फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल होता है ये, तो फेरिक ऑक्सीड में अच्छा खासा होता है। लेटराइट सॉइल भी देखे अपन, ह्यूमस कंटेंट ऑफ सॉइल इज रिमूव फास्ट बाय बैक्टीरिया लेटराइट सॉइल में। और इंटेंस लीचिंग होती है तो काफ़ी सारा चीज़ चल देता होगा। पुअर इन ऑर्गेनिक ह्यूमस मैटर, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, कैल्शियम सारे ही कम होता है, लेकिन इसमें आयरन ऑक्साइड एंड पोटेस अच्छा होता है। लाल पानी लाल उसमें। अब एरिड सॉइल देखते हैं, ब्राउन कलर का होता है, सैंडी इन स्ट्रक्चर एंड सैलिन नेचर का होता है। ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर एंड एक्सलरेटेड इवापोरेशन दे लेक इवापोरेशन लेक मॉइस्चर एंड ह्यूमस। तो ड्यू टू क्लाइमेट हाई टेम्परेचर के कारण एक्सलरेटेड इवापोरेशन होता है, उसमें इवापोरेशन कम होता है, और मॉइस्चर एंड ह्यूमस भी कम होता है। डेजर्ट सॉइल कंटेन एओलियन सैंड, also help in desertification। ये जो एरिड सॉइल है, एक मिनट ना, लेक नाइट्रोजन में इसकी कमी होती है, लेकिन फॉस्फेट जो है इसमें नॉर्मल होता है एरिड सॉइल पे। डेवलप इन राजस्थान, कंटेन लिटिल ह्यूमस, थोड़ा ह्यूमस रहता है इसमें, ज़्यादा नहीं ऑर्गेनिक मैटर। डेजर्ट सॉइल कंटेन एल्कलाइन सैंड, इवोपरेशन ऑल्सो हेल्प इन डेजर्टिफिकेशन के लिए भी हेल्प करता है ये एरिड सॉइल। अब सैलिन सॉइल क्या होता है, ऊसरा सॉइल होता है, रिच इन सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। सैलिन सॉइल को सैलिन सॉइल को उस यूसरा भी सॉइल कहते हैं। और रिच इन सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम होता है। नेचर इनफर्टाइल होता है, ये इनफर्टाइल रहता है, ये फर्टाइल नहीं हो पाता। सैलिन साली जो है फर्टाइल नहीं है। मोर सॉल्ट बिकॉज ड्राई क्लाइमेट एंड पुअर ड्रेनेज, मोर सॉल्ट बिकॉज ड्राई क्लाइमेट, सूखापन के कारण ज़्यादा सॉल्ट रह जाता है, और पुअर ड्रेनेज के कारण। पुअर इन नाइट्रोजन कैल्शियम रीजियन गुजरात डेल्टा ऑफ ईस्ट कोस्ट। फिर कैपिलरी एक्शन, वाटर कम्स अबाउ एस फ्रॉम सॉइल, वाटर इवोपरेट, वाटर ऊपर आने लगता है एस जैसे सॉइल वाटर इवोपरेट करता है। कॉज इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, उसके कारण और ज़्यादा
सॉल्ट बढ़ जाता है। फिर जो सैलिन सॉइल में ही होता है, सैलिनियस नमक वाला ही सॉइल जो बेसिकली, ठीक, खारा खारा नमक। फिर पेटी सॉइल एरिया फॉर हाई रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी, जहाँ ज़्यादा रेनफॉल और ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। गुड वेजिटेशन होता है। ऑर्गेनिक मैटर अप टू 40 to 50% अवेलेबल होता है। ऑकर्स नियर नॉर्थ ऑफ बिहार, साउथ ऑफ उत्तराखंड एंड ऑकर नियर नॉर्थ ऑफ बिहार, साउथ ऑफ उत्तराखंड एंड कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। तो बिहार के नॉर्थ में और उत्तराखंड के साउथ में मिलता है। एंड ऑकर्स नियर द कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। पैडी कल्टीवेशन। फिर फॉरेस्ट सॉइल जो होता है इन फॉरेस्ट एरिया मिलता है। सफिशिएंट रेनफॉल होता है वहाँ पे उगता है ये। फिर सॉइल डिग्रेडेशन और सॉइल इरोजन जो होता है वो एक प्रोसेस होता है सॉइल को उसको लाने ले जाने का। फिर सीट इरोजन होता है। फिर गली इरोजन होता है। सीट इरोजन के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। टेक प्लेस ऑन लेवल लैंड ऑफर हैवी सावर एंड सॉइल रिमूवर नॉट ईजली noticeable but it's harmful as it removes more fertile soil top layer soil remove entire surface। तो ये जो सीट में होता है एक बेसिकली पतला सा सीट होता है इसलिए वो दिखता नहीं है। लेकिन जब गली इरोजन होता है इट इज़ कॉमन ऑन द स्टीप ऑफ द स्लूप, तो वो वैली में हो रहा है ना, तो इसलिए वो दिखता है गली इरोजन काफ़ी अच्छे से। गली इज डिपेंड विथ रेनफॉल, जैसे जैसे रेनफॉल बढ़ता है वैसे वैसे गली इरोजन भी बढ़ जाता है। कट एग्रीकल्चर लैंड इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट एंड टेक them unfit for cultivation। A region with a large number deep gullies or ravines called as the bedland topography। तो जो जिसमें बहुत सारे गलीज बन जाते हैं और रेवाइंस रह जाते हैं उसको बेडलैंड टोपोग्राफी कहते हैं। रवीन्स आर वाइड स्प्रेड इन चैम्बल बेसिन, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल में जो रवीन्स होते हैं मतलब बड़े बड़े खड्डे टाइप के बन जाते हैं और अगल बगल पहाड़ टाइप का रहता है और ये जो बहुत ज़्यादा है चंबल बेसिन में, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में। और लैंड विथ स्लोप ग्रेडियंट ऑफ 15 to 25% नॉट बी यूज्ड, जो जिसका स्लोप ग्रेडियंट 15 से 25% है या उससे ज़्यादा है उसको यूज़ नहीं कर सकते। यूज़ फॉर कल्टिवेशन इफ़ यूज्ड टेरेस शुड केयरफुली मेड। तो वहाँ पे अपन इसको यूज़ नहीं कर सकते। फिर एजोनॉल सॉइल होता है आर दोज दैट आर इमेच्योर और पुअरली डेवलप्ड इट लेक अ बी होराइजन। तो इसमें बी होराइजन नहीं होता। आर दोज दैट आर इमेच्योर, तो एजोनॉल ऐसे लोग होते हैं जो इमेच्योर होते हैं और पुअरली डेवलप्ड होते हैं। एजोनॉल जो होते हैं एजोनॉल वो इट लेक्स अ बी होराइजन, एजोनॉल में बी होराइजन नहीं होते। फिर सब डिवाइडेड इन लिथोसोल इरोजन डेवलप्स सॉइल एज अ फास्ट एज दे फॉर्म अ स्टीप स्लोप। तो लिथोजल क्या होता है, इरोजन प्रोसेस होता है एक टाइप का लिथोजल, और उसमें से सॉइल इतने जल्दी जल्दी हटते हैं स्टीप स्लोप के कारण, तो उसी को लिथोजल कहते हैं। रिगोसल क्या होता है, ड्राई एंड लूज ड्यून सैंड्स को रिगोसल कहते हैं। लिथोसल समझ गए, लिथोस्फीयर से हट जाना, लिथ सॉइल का हटना, सॉल यानी सॉइल का हटना लिथोसोल इरोजन प्रोसेस होता है। फिर रेगोसोल होता है ड्राई एंड लूज ड्यून सैंड्स जो बनता है उसको कहते हैं। फिर स्प्लेस इरोजन फर्स्ट टू टेक प्लेस एज वाटर फॉल ऑन इट, आफ्टर इट सिट इरोजन एंड देन रिली इरोजन एंड फाइनली गली इरोजन टेक प्लेस। रिल इरोजन occurs as water flow over a hill slope and cut shallow curvy channels। रिल इरोजन होता है जब इरोजन occurs as the water flow over a hill slope and cut shallow carry channels। फिर इंसेप्टिसोल क्या होता है, यंग सॉइल एट इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो इंसेप्टिसोल क्या होता है, यंग सॉइल एट इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो यंग सॉइल होते हैं उसको इंसेप्टिसोल्स कहते हैं इनिशियल स्टेज में। फिर चैम्बल रेविन्स में टाइप्स ऑफ गली इरोजन, नैरो एंड डीप वैली अलॉन्ग विथ अ स्टीप साइड विच मेक लैंड अनफिट फॉर कल्टिवेशन। तो जो चैम्बल रेविन्स होते हैं वो टाइप्स ऑफ गली इरोजन होते हैं, और ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी। नैरो एंड डीप वैली अलॉन्ग विथ स्टीप साइड
विच मेक लैंड अनफिट फॉर कल्टिवेशन। टाइप ऑफ गली रोशनी होता है चैम्बल रेविन्स, नैरो होता है, डीप वैली के अराउंड होता है विथ स्टीप साइड विच मेक लैंड अनफिट फॉर कल्टिवेशन। फिर आगे देखते हैं क्लाइमेट चैप्टर, जो मानसून के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लाइमेट चैप्टर एंड मानसून, रीजनल डाइवर्सिटी डिस्क्राइब एज सब टाइप ऑफ मानसून। तो जो रीजनल डाइवर्सिटी होता है अलग अलग रीजन पे, तो उसको कहते हैं मानसून। क्लाइमेट जैसे इंडिया में अलग डाइवर्सिटी है क्लाइमेट का, उसको डिफरेंस ड्यू टू रीजनल वेरिएशन। डिफरेंस क्या होता है, रीजनल वेरिएशन के कारण डिफरेंट वेदर क्लाइमेट होता है, तो वो सब के कारण। फैक्टर डिटरमाइनिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया ब्रॉडली डिवाइडेड इन टू ग्रुप, प्रेशर एंड विंड। पहला होता है लैटिट्यूड, मतलब प्रेशर एंड विंड के ऊपर दो दो चीज़ है, उसके ऊपर मेनली डिवाइडेड है। तो पहला होता है लैटिट्यूड, हाई टेम्परेचर नियर ट्रॉपिकल जोन देन सब ट्रॉपिकल। तो लैटिट्यूड पे जैसे अगर हाई टेम्परेचर जो होता है ट्रॉपिकल जोन पे ज़्यादा होता है सब ट्रॉपिकल जोन से, तो वो डिसाइड करता है क्लाइमेट। तो ये एक एग्जांपल हो गया कि लैटिट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। फिर द हिमालयन माउंटेन प्रोटेक्ट फ्रॉम विंटर, ऑल्सो ट्रैप मानसून विंड, फोर्सिंग टू सीड मॉइस्चर विद इन सब कॉन्टिनेंट। द हिमालयन माउंटेन प्रोटेक्ट फ्रॉम विंटर, ऑल्सो ट्रैप मानसून विंड, फोर्सिंग टू सीड मॉइस्चर विद इन सब कॉन्टिनेंट। तो जो हिमालयन माउंटेन्स रहता है वो भी प्रोटेक्ट करता है विंटर से, और क्या करता है, जो मानसून विंड होता है वो उसको भी शीत होने से, मतलब पूरा हट जाने से रोकता है। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ अ सी एंड द लैंड क्रिएट डिफरेंट एयर प्रेशर, डिफरेंस इन एयर प्रेशर कॉजेज रिवर्सल इन डायरेक्शन ऑफ मानसून विंड। तो डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ सी एंड लैंड क्रिएट डिफरेंट एयर प्रेशर एंड डिफरेंसेस इन एयर प्रेशर कॉजेज रिवर्सल इन डायरेक्शन ऑफ मानसून विंड्स। फिर डिस्टेंस फ्रॉम सी, जैसे मुंबई कोंकण नो आइडिया ऑफ एक्सट्रीम टेम्परेचर बट दिल्ली बीइंग अ सेंटर फील ऑल एक्सट्रीमिटीज़। फिर एल्टीट्यूड से भी डिपेंड करता है, जैसे आगरा और दार्जिलिंग सेम लेटीट्यूड में है लेकिन उनका टेम्परेचर 16 डिग्री और 4 डिग्री रिस्पेक्टिवली, दैट इज़ आगरा का 16 डिग्री है लेकिन दार्जिलिंग का 4 डिग्री है, क्योंकि दार्जिलिंग ऊंचे एल्टीट्यूड्स में है। तो वो भी डिफाइन करता है कि भाई। फिर रिलीफ विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट असम रिसीव हाई रेनफॉल ड्यूरिंग जून September, whereas a southern plateau dry due to its leeward situation along Western Ghat। तो रिलीफ में क्या होता है, विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट असम रिसीव हाई रेनफॉल, रिसीव करता है असम वगैरह, विंडवर्ड साइड है। तो जैसे वेस्टर्न घाट का भी विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट और फिर असम, और फिर रिसीव हाई रेनफॉल ड्यूरिंग जुलाई और सितंबर। लेकिन साउथर्न प्लेट्यू में क्या होता है, ड्राई ड्यू टू इट्स लीवर्ड सिचुएशन अलोंग वेस्टर्न घाट। फिर फैक्टर रिलेटेड टू एयर प्रेशर एंड विंड। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये होता है, फैक्टर्स रिलेटेड टू एयर प्रेशर एंड द विंड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर एंड विंड ऑन द अपर सरफेस, अपर एयर सर्कुल, क्या क्या फैक्टर्स रिलेटेड है एयर प्रेशर और विंड का। तो उसमें 3 चीज़ हैं। पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इन द विंड ऑन द अपर सरफेस। फिर दूसरा है अपर एयर सर्कुलेशन, इनफ्लो डिफरेंस एयर मासेस एंड जेट स्ट्रीम्स वगैरह। तो और फिर तीसरा है इनफ्लो ऑफ वेस्टर्न साइक्लोन। ये सब चीज़ें हैं। पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर एंड विंड ऑन द अपर सरफेस, अपर एयर सर्कुलेशन, इनफ्लो डिफरेंट एयर मासेस एंड जेट स्ट्रीम, इनफ्लो ऑफ वेस्टर्न साइक्लोन। तो ये सब है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर एंड विंड ऑन अपर सरफेस, अपर एयर सर्कुलेशन, इनफ्लो डिफरेंट एयर मासेस एंड जेट स्ट्रीम, इनफ्लो ऑफ वेस्टर्न साइक्लोन। पहला, विंड कमिंग फ्रॉम सी ब्रिंग वाटर ड्यू टू एवोपरेशन इन लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। काउ प्रेशर से सॉरी। तो पहला वापस पढ़ते हैं। विंड कमिंग फ्रॉम सी ब्रिंग्स वाटर ड्यू टू एवोपरेशन इन लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। जो विंड होता है वो जब सी साइड से आ रहा होता है वाटर लेके, क्योंकि वहाँ पे इवोपरेशन होता है और लो प्रेशर हाई टेम्परेचर रहता है, ठीक है। मतलब वहाँ इवोपरेशन होता है क्योंकि लो प्रेशर हाई टेम्परेचर रहता है, तो वो लेके आता है। फिर लो प्रेशर से फिर ऊपर उठेगा विंड,
हाई प्रेशर में सब्सिडाइज करेगा और हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करेगा विंड सरफेस में। तो क्या होगा, ये लो प्रेशर है, ये लो प्रेशर है यहाँ पे, यहाँ पर क्या करेगा, ऊपर, यहाँ पर से ऊपर उठेगा विंड और फिर विंड हाई प्रेशर में सबसाइड करेगा। यहाँ पे जाके अगर ये ऐसे जा रहा है फॉर से, यहाँ से ऊपर उठा लो प्रेशर से और ये इस तरफ में मूव, अपन नया बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लो प्रेशर से ऊपर गया, ऊपर उठा विंड और हाई प्रेशर में सबसाइड करेगा, यानी यहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे सबसाइड करेगा एंड लो प्रेशर मूव करेगा विंड सरफेस में। सरफेस में क्या करेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाता है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे ऐसे मूव करेगा, तो यही बता रहा है। और यहाँ पे फिर सबसाइड कर जाएगा, उसके बाद आगे देखते हैं। तो ये ऐसे सर्कल बनता है, अपन पढ़ चुके हैं। फिर अपर एयर सर्कुलेशन में फास्ट फ्लोइंग जेट स्ट्रीम रहता है, तो जहाँ पे वॉइड एरिया रहता है, जैसे कि जॉइंट कर्वेचर पे, जो ये जो जॉइंट कर्वेचर है ना लो प्रेशर और हाई प्रेशर का, तो जब जो दो प्रेशर बेल्ट मिलते हैं तो जेट स्ट्रीम बनता है। एरिया बना है वो वॉइड है, रुकी हुई एयर है, पर अर्थ नहीं रुका है, अर्थ रोटेटिंग करेगा और ये वॉइड एयर मास भी घूमेगा और उससे बनेगा जेट स्ट्रीम, ठीक। एंड कोरियलिस फोर्स के कारण जेट स्ट्रीम और पावरफुल होकर वर्क करता है। फिर क्या होता है, इनफ्लो ऑफ वेस्टर्न साइक्लोन नोन एज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, स्पेसिफिकली मेडिटेरेनियन सी में अब साइक्लोन बना। तो जब मेडिटेरेनियन सी में साइक्लोन बनता है तो मौसम कोल्ड हुआ, और मतलब वहाँ पे मौसम जो है कोल्ड हो जाता है और इंडिया में विंटर में बारिश होगा और ज़्यादा, ठीक। मतलब वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था ना वो। फिर यहाँ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम चल रही होगी, वो मॉइस्चर उठा के ले आएगी। तो यहाँ पे नीचे पे सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम चल रहा होगा, वो मॉइस्चर उठा के ले आएगा। फिर अबाउट 3 फैक्टर इफेक्ट डिफरेंटली इन विंटर एंड समर। तो ये जो 3 फैक्टर हैं वो अलग अलग अफेक्ट करते हैं विंटर और समर में। फिर मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन विंटर सीजन, विंटर सीजन में कैसे मैकेनिज्म वर्क करता है। सरफेस प्रेशर विंड, हाई प्रेशर नियर इंडिया एवरेस्ट ऑल्सो, ठंड में लैंड जल्दी ठंडा होगा। तो क्या होगा, सरफेस प्रेशर विंड में हाई प्रेशर नियर इंडियन एवरेस्ट के पास रहेगा और वहाँ से ठंड, मतलब एवरेस्ट से, ये एवरेस्ट है तो यहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगा नीचे साइड। तो ऑल्सो ठंड में लैंड जल्दी ठंड होगा एज़ कम्पेयर टू सी। एंड बे ऑफ बंगाल में लो प्रेशर बनेगा, तो बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे अपना बनेगा लो प्रेशर, और उससे क्या होगा, पानी जाएगा उधर पे, यहाँ से हिमालय से। सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया से जो ड्राई विंड आएगा सरफेस में, कांटेक्ट में आएगा नॉर्थ वेस्टवर्ड विंड ऑफ इंडिया। जब दोनों विंड मिलेगा अनस्टेबल होगा कन्वर्जेंस के कारण। दिस विंड आर ड्राई कॉन्टिनेंटल विंड एंड ट्रेड विंड। सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया से जो ड्राई विंड आएगा सरफेस में कांटेक्ट में आएगा, तो जब वो इधर पे आएगा तो वो इधर इन दोनों से, ये इससे कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, ये वाले इससे विंड से जो नीचे जा रहा है सभी जो ले जा रहा है। और नॉर्थ वेस्टर्न विंड ऑफ इंडिया, जब दोनों विंड मिलेगा, मतलब दोनों मिलेगा तो अनस्टेबल होगा, दोनों अनस्टेबल होगा कवरेज कन्वर्जेंस के कारण। दिस विंड आर ड्राई कॉन्टिनेंटल विंड एंड ट्रेड विंड। तो ये विंड ड्राई रहेगा, कॉन्टिनेंटल विंड और ट्रेड विंड मिलेगा तब, ठीक है, इतना होगा। उसके बाद क्या होगा, तो ये मूवमेंट देगा, एक डायरेक्शन देगा। फिर जेट स्ट्रीम एंड अपर एयर विंड, तो जो ऊपर पे जेट स्ट्रीम चल रहा होगा अपर एयर विंड पे, उसमें लो प्रेशर से हाई प्रेशर एयर डाइवर्ज होगा। तो यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा था, राइट। एक बार वापस पढ़ते हैं पहले वाले में। सेंट्रल एशिया से वेस्ट एशिया से जो ड्राई विंड आएगा सरफेस में, सरफेस के कांटेक्ट में आएगा नॉर्थ वेस्टर्न विंड ऑफ इंडिया, सॉरी सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया से जो ड्राई विंड आएगा सरफेस में कांटेक्ट में आएगा नॉर्थ वेस्टर्न विंड ऑफ इंडिया। जब दोनों विंड मिलेगा अनस्टेबल होगा कन्वर्जेंस के कारण। जब कन्वर्जेंस मतलब ये ऐसे करके मिलेंगे दोनों एक दूसरे से, तो यहाँ पे कन्वर्जेंस होगा और यहाँ पे क्या होगा, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी और ये विंड ड्राई होते हैं, ठीक। जब फिर उसके बाद क्या होगा, जब नीचे पे कन्वर्जेंस हुआ तो
वो बना, ठीक। और ऊपर पे क्या होगा, लो प्रेशर से हाई प्रेशर एयर डाइवर्ट होगा, तो ऊपर क्या होगा, इधर पे लो प्रेशर बना, अब इधर से डाइवर्ट होगा, इधर जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, और जेट स्ट्रीम भी वर्क करेगा ऊपर एटमॉस्फेयर में। ऑल अपर एयर सर्कुलेशन रिमेन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली विंड्स अलॉन्ग एल्टीट्यूड ऑफ 9 to 13 किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो सारे अपर एयर सर्कुलेशन रिमेन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज, तो वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में होते हैं सारे एयर, मतलब वेस्टर्लीज यानी कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। हाँ, तो ये इसके इन्फ्लुएंस में रहेंगे, इस डायरेक्शन पे ऐसे करके। ऑल अपर एयर सर्कुलेशन रिमेन अंडर इन्फ्लुएंस। ठंडी के टाइम क्योंकि ITCZ नीचे मूव कर जाएगा, तो वेस्टर्लीज भी इस तरफ, जो वेस्टर्लीज बन रहा है, ट्रेड विंड नीचे आ जाएगा और वेस्टर्लीज भी नीचे आ जाएगा, तो जो इधर पे बनेगा, राइट, इस डायरेक्शन पे बनेगा। ऑल अपर एयर सर्कुलेशन रिमेन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली विंड्स अलोंग एल्टीट्यूड ऑफ 9 to 13 किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। दिस जेट स्ट्रीम ऑब्स्ट्रक्ट बाय तिबेट हाईलैंड, और ये जो जेट स्ट्रीम है वो ऑब्स्ट्रक्ट होगा तिबेट हाईलैंड के कारण बाय, फिर उसके बाद क्या होगा, जब तिबेट हाईलैंड में वो बाइफरकेट कर जाएगा टुवर्ड हिमालयन साउथ एंड द नॉर्थ, हिमालय के साउथ और नॉर्थ में। फिर उसके बाद इट इज़ बिलीव दिस साउथर्न branch of jet stream exercise an important influence on winter weather in India। और फिर ये बिलीव किया जाता है कि दिस साउथर्न ब्रांच ऑफ जेट स्ट्रीम exercise an important institution on winter weather in India, so is an important influence on winter weather in India। Western cyclonic disturbance and tropical cyclone, subtropical jet stream flow from west and fall precipitate। तो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्या होगा, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम इनफ्लो फ्लो फ्रॉम वेस्ट एंड फॉल प्रेसिपिटेट। जो जेट सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है फ्लो करेगा वेस्ट से एंड फॉल प्रेसिपिटेशन दिलवाएगा, और वेस्टर्न साइक्लोनिक आने वाला होगा तो विंटर नाइट में और ठंडी बढ़ेगी। तो अपने को ये पता चल जाएगा कि वेस्टर्न साइक्लोन जब आने वाला होगा, ऊपर पे इस तरफ पे जो साइक्लोन आने वाला होगा, तो इधर पे ठंडी और बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन समर सीज़न। अब समर सीज़न में वैसे ही काम करता है, क्या होता है, सरफेस प्रेशर एंड विंड कंप्लीट रिवर्सल हो जाता है इन समर प्रेशर सिंस ITCZ मूव वेस्टर्ली मूव, ITCZ मूव कर जाता है, फिर से कहाँ पे, ऊपर पे मूव कर जाता है, तो जो इधर पे मूव किया तो वेस्टर्लीज और ऊपर चल देगा, ठीक। वेस्टर्लीज जस्ट मूव नॉर्थ ऑफ एवरेस्ट, तो पहले एवरेस्ट के पास पे था, तो अब इधर पे चल देगा वेस्टर्लीज। एंड हाई प्रेशर जो ओशन में बनेगा वो ITCZ अट्रैक्ट करेगा, जो ओशन पे हाई प्रेशर बनेगा उसको ITCZ क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, इस तरफ हाई से लो चलता है तो यहाँ पे अट्रैक्ट कर लेगा बेसिकली, ठीक। फिर जेट स्ट्रीम एंड अपर एयर सर्कुलेशन, इंडिया में अर्थ ईस्टर्न जेट स्ट्रीम बनती है, रीजनल होती है, इंडिया में ईस्टर्न जेट स्ट्रीम बनती है और वो हेल्प करती है। फिर ईस्टर्न जेट स्ट्रीम की कहानी देखते हैं। ट्रॉपिकल डिप्रेशन लो प्रेशर सिग्निफिकेंस रोल डिस्टर्बेंस ऑफ मानसून करवाता है। फिर साउथ वेस्ट मानसून चलता है, बे ऑफ बंगाल में नहीं जाता ईस्टर्ली, जेट स्ट्रीम के कारण ऑल्सो क्रॉस नहीं करता हिमालय के कारण, ठीक। तो बे ऑफ बंगाल में नहीं जा पाता ईस्टर्ली, और जेट स्ट्रीम के कारण क्या होता है के कारण क्रॉस नहीं करता हिमालय के कारण भी जेट स्ट्रीम क्रॉस नहीं कर पाता, ठीक। तो ये एक डायग्राम है, बना देना इसको। अब एक बार वापस बोल देता हूँ। ट्रॉपिकल डिप्रेशन लो प्रेशर होता है और सिग्निफिकेंट रोल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मानसून में हेल्प करता है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। बे ऑफ बंगाल में नहीं जाता ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम के कारण, ऑल्सो क्रॉस नहीं करता हिमालय के कारण, ठीक है। तो ये सब सीन होता है। अब
The nature of Indian monsoon. Onset of monsoon. Differential heating of land and sea sets stage for monsoon wind to drift in subcontinent. तो ऑनसेट ऑफ मानसून देखते हैं पहले तो जब डिफरेंशियल हीटिंग होता है लैंड और सी का तो उसमें स्टेज शुरू होता है कि मानसून विंड टू ड्रिफ्ट सब कॉन्टिनेंट की तरफ उसका मानसून का विंड चलना शुरू होता है। फिर मई अप्रैल में सनसाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कॉसेस लो प्रेशर ऑन लैंड मास। तो जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे चलता है मई और अप्रैल में सन, तो वो क्या करता है, वो कॉज करता है लो प्रेशर ऑन लैंड मास पे लो प्रेशर बनवाता है। साउथ ईस्ट ट्रेड अट्रैक्टेड बाय लो प्रेशर। फिर जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड होता है वो अट्रैक्ट हो जाता है लो प्रेशर के कारण। ठीक है, जैसे कि ये एक बार वापस मई अप्रैल सनसाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कॉसेज लो प्रेशर ऑन लैंड मास। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो चलता है दैट इज़ यहाँ पे साउथ है और ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड चलता है, ठीक, इस तरफ से। और वो अट्रैक्ट होता है लो प्रेशर के कारण। यहाँ पे कहीं पे लो प्रेशर बन रहा है तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर है ना, क्योंकि अभी तो अब यहाँ पे समर आ गया है तो वहाँ पे लो प्रेशर बनेगा ऑब्वियसली, है ना। आईटीसीजे के साथ पूरा प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होता है, पूरा प्रेशर बेल्ट शिफ्ट हो जाता है आईटीसीजेड के साथ, वो अपने को पता है अच्छे से। फिर साउथ ईस्ट ट्रेड विंड इक्वेटर क्रॉस करती है जब आईटीसीजेड मूव करता तो। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड इक्वेटर क्रॉस करती है, ठीक है, इक्वेटर क्रॉस करती है जब आईटीसीजेड मूव करता है तो जब आईटीसीजेड मूव करेगा ऊपर तो ट्रेड विंड भी ऊपर चल देगा और फिर साउथ ईस्ट डिफ्लेक्ट होगा इंडियन लैंडमास के तरफ बिकॉज स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर फॉर्मेशन यहीं साउथ वेस्ट मानसून होगा। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे आईटीसीजेड मूव करता है ना, तो जो साउथ ईस्ट डिफ्लेक्ट होगा ना, फिर वो इंडिया के लैंडमास में आएगा, जैसे ऐसे ऐसे हवा चल रहा होगा ऐसे। ठीक है, तो ये कहाँ पे होगा, इंडिया के लैंड मास में पड़ेगा सबका सब। और फिर उससे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर बन रहा है ना, तो सारे हवा यहीं आते हैं और यहाँ पे क्या बनाते हैं कि साउथ वेस्ट मानसून होगा यहाँ पे शुरू। फिर प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होगा, गर्मी में आईटीसीजेड ऊपर जाएगा और जेट स्ट्रीम भी ऊपर मूव हो जाएगा, साउथ ऑफ हिमालय से नॉर्थ ऑफ हिमालय जाएगा। फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर मानसून, फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर मानसून आता है। फिर वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम विड्रॉ करेगा और रीजनल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम आएगा, वो हाई प्रेशर ओशन को और इंटेंसिफाई कर देता है और सरफेस विंड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेगा। तो वही किस्सा हो रहा है अभी भी कि वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आएगा, विड्रॉ करेगा, रीजनल ईस्टर्न जेट स्ट्रीम को हटा देगा, जो रीजनल ईस्टर्न जेट स्ट्रीम चालू हो गया था, जैसे ठंडी हवा आ रही थी अपनी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा था, तो वो वेस्टर्न जेट स्ट्रीम इसको विड्रॉ करेगा, ईस्टर्न जेट स्ट्रीम को आएगा और वो हाई प्रेशर ओशन को और इंटेंसिफाई कर देता है। उससे क्या होता है, जब वेस्टर्न जेट स्ट्रीम आता है तो हाई प्रेशर और इंटेंसिफाई हो जाता है, या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि लो प्रेशर और कम हो जाता है, तो उससे और लो हो जाता है बेसिकली, तो वो हाई प्रेशर लो प्रेशर तक और जल्दी पहुंचता है। ठीक है, फिर साउथ वेस्ट सेट्स ओवर केरला बाय 1 जून। जो साउथ वेस्ट है वो केरला 1 जून पे सेट ओवर करता है केरला पे। बाय मिड जुलाई इट टेक्स होल इंडिया ऑनसेट ऑफ मानसून। तो जब तक मानसून आता है, मतलब जुलाई आता है, तब तक वो पूरा इंडिया को कवर कर लेता है। रेन बियरिंग सिस्टम एंड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, कौन कौन सिस्टम पानी लेकर आएगा वो रेन बियरिंग सिस्टम होता है, एंड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन उस पर डिपेंड करता है। मोस्ट रेन फ्रॉम वेस्टर्न घाट विल बी ओरोग्राफिक इंटेंसिटी और रेनफॉल रिलेटेड टू 2 फैक्टर। पहला है, मतलब दो फैक्टर पे डिपेंड रहता है, तो उसमें से कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि ऑफशोर मेट्रोलॉजिकल कंडीशन जो है वो डिपेंड करेगा कि भाई कैसा है कंडीशन वहाँ पे। दूसरा है द पोजीशन ऑफ इक्वेटोरियल जेट स्ट्रीम अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। जो
इक्वेटोरियल जेट स्ट्रीम है, इक्वेटोरियल जेट स्ट्रीम अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, वो भी डिफाइन करता है कि, एक मिनट, हाँ, तो वो भी पानी लाने में काम करता है। तो एक बार वापस देख लेते हैं इसको। मॉनसून रेन फ्रॉम वेस्टर्न घाट विल बी ओरोग्राफिक इंटेंसिफाई रेनफॉल related to factor offshore meteorological condition, the position of equatorial jet stream along the eastern coast of Africa, साइक्लोन टकराता है तो फिर बारिश कराएगा उससे और ज़्यादा। फिर ITCZ का पोजीशन जितना स्ट्रॉन्ग उतना स्ट्रॉन्ग साइक्लोन आएगा। वेस्ट से ईस्ट जाते टाइम रेन फॉल कम होगा साउथ वेस्ट मानसून में। तो जब वेस्ट से ईस्ट जा रहा होगा, वेस्ट से ईस्ट मतलब इधर इस साइड से इस साइड, ठीक है, तो जा रहा होगा तो कम हो जाएगा बारिश इधर आसाम वगैरह में। नॉर्थ ईस्ट मानसून में ईस्ट से साउथ में कम होगा, और जब नॉर्थ ईस्ट मानसून चलेगा तो वो ईस्ट से जब साउथ पे होगा उस तरफ, इस तरफ पे कम होगा और इस तरफ पे ज़्यादा होगा, थोड़ा सा यही बोलना चाह रहा है। फिर ब्रेक इन मानसून, ड्राई स्पेल, तो ब्रेक भी आता है ड्यू टू रीजन इन डिफरेंट रीजन, तो अलग अलग रीजन में अलग अलग रीजन के कारण ब्रेक आता है। व्हेन विंड ब्लो पैरेलल टू कोस्ट, तो जब विंड ब्लो करता है पैरेलल कोस्ट के एकदम पैरेलल पे विंड ब्लो करेगा, तब वहाँ पे ब्रेक्स आ जाते हैं। फिर इंडियन मानसून वॉज नॉट clear because we study it as a regional aspect, but when we started reading global level more deepen in understanding, rhythm of season जो है वो काफ़ी इजी है, और वो वही जो अभी जो जितना प्रोसेस बताया ना ऊपर पे, जेट स्ट्रीम और जो जो हाई प्रेशर लो प्रेशर का सिस्टम और साइक्लोन का जो होता है उसके कारण मानसून का ऑनसेट होता है, जैसे IT से जेट शिफ्ट करता है उसी सब के कारण होगा। तो फिर सम लोकल स्टॉर्म नॉट वेदर सीजन। अब कुछ स्टॉर्म्स देखते हैं लोकली जो होता है, बट मतलब लोकल स्टॉर्म होता है नॉट वेदर सीजन। तो पहला होता है मैंगो शावर टूवर्ड्स एंड समर। फिर मैंगो शावर करते हैं, पहले जो होता है उस पर टूवर्ड एंड ऑफ समर, प्री मानसून शावर कॉमन इन केरला। तो ये प्री मानसून समर के मतलब टूवर्ड्स एंड ऑफ समर प्री मानसून शावर आता है, मतलब एंड ऑफ समर के प्री मानसून शावर के टाइम होता है। कॉमन इन केरला होता है, कोस्टल एरिया ऑफ कर्नाटका के साइड भी होता है, लोकली कॉल्ड रिपनिंग ऑफ मानसून। ब्लॉसम शावर्स क्या होता है, विथ दिस शावर कॉफ़ी ब्लॉसम इन केरला एंड नियर बाय। और फिर क्या होता है, ब्लॉसम शावर जो होता है कॉफ़ी ब्लूज़म होता है केरला और नियर बाय में। तो मैंगो शावर भी केरला में हो रहा है, ये भी केरला में हो रहा है, ब्लॉसम भी। फिर जो नॉर्थ वेस्टर्स करके है, ये 2008 में पूछा भी था। द बंगाल असम गिव स्ट्रॉन्ग थंडर स्ट्रॉम इन बंगाल असम गिव स्ट्रॉन्ग थंडर स्ट्रॉम इन इवनिंग कॉल्ड काल बैशाखी हेल्प इन टी जूट राइस कल्टीवेशन। तो ये हेल्प करता है काल बैशाखी टी जूट राइस, इसको नटोरियस भी कहते हैं। सावर आर नोन एज द बारदोली चिरहा, और इसको नटोरियस रेन भी कहते हैं। तो ये नॉर्थ वेस्टर्स के बारे में था, बंगाल असम में रहता है और इसको काल बैशाखी भी कहते हैं। लू क्या होता है, ड्राई एंड नॉर्थन हेमिस्फीयर फ्रॉम पंजाब टू बिहार, हायर इंटेंसिटी बिटवीन दिल्ली एंड पटना। ड्राई एंड नॉर्थन प्लेन फ्रॉम पंजाब टू बिहार लू चलता है, हायर इंटेंसिटी बिटवीन दिल्ली एंड पटना। फिर साउथ वेस्ट मानसून क्या होता है, मानसून में बस्टेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून इन कोस्टल एरिया ऑफ केरला गोवा कोलकाता महाराष्ट्र। मानसून में बर्स्ट इन फर्स्ट वीक ऑफ जून इन कोस्टल एरिया ऑफ केरला गोवा कोलकाता महाराष्ट्र, ये साउथ वेस्ट मानसून में होता है। फिर मानसून विंड्स ऑफ अरेबियन सी फर्दर स्प्लिट इन 3 ब्रांचेस। तो मानसून विंड ऑफ अरेबियन सी जो होता है वो 3 ब्रांच में टूट जाता है। फर्स्ट ब्रांच एब्स्ट्रक्टेड बाय वेस्टर्न घाट, जो पहला ब्रांच है वो ऑब्स्ट्रक्ट होता है वेस्टर्न घाट से। रीजन ऑफ लो रेनफॉल कॉल्ड रेन शेडो एरिया, हाई रेनफॉल इज सह्याद्री। तो मानसून विंड ऑफ अरेबियन सी
मानसून विंड ऑफ अरेबियन सी देख रहे हैं अपन, उसमें जो है वो 3 टाइप में डेप्थ है, मतलब 3 ब्रांच में टूटा है। तो फर्स्ट ब्रांच ऑब्स्ट्रक्ट बाय वेस्टर्न घाट, रीजन ऑफ लो रेनफॉल कॉल्ड रेन शैडो एरिया, हाई रेनफॉल इन सह्याद्रीज, सह्याद्रीज में हाई रेनफॉल होता है। फिर सेकेंड स्ट्राइक मुंबई कोस्ट में करता है। थर्ड स्ट्राइक जो होता है, फिर जो थर्ड स्ट्राइक होता है वो सौराष्ट्र एंड कल्चा में होता है एंड वेरी लेस रेनफॉल होता है इन पंजाब एंड हरियाणा में। ठीक है, तो ये 3 जगह है। तो दूसरा मुंबई में होता है, पहला तो वेस्टर्न घाट में होता है, और तीसरा जो होता है सौराष्ट्र एंड कच्छ में होता है। सौराष्ट्र एंड कच्छ गुजरात में आता है। एंड वेरी लेस रेनफॉल इन पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, फिर मानसून विंड ऑफ बे ऑफ बंगाल जो होता है वो अरक्कन हिल्स में, Arakan Hills along coast of Myanmar deflect big portion of this branch toward Indian subcontinent. Have 2 branches. First monsoon enter westward along Ganga plain reaching till Punjab. तो इसके 2 ब्रांचेस होते हैं। जब अरक्कन हिल्स अलॉन्ग कोस्ट ऑफ म्यांमार चलता है, डिफ्लेक्ट बिग पोर्शन ऑफ दिस ब्रांच टूवर्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हैव 2 ब्रांच। पहला जो होता है मॉनसून एंटर वेस्टवर्ड अलॉन्ग गंगा प्लेन्स रिचिंग टिल पंजाब, रिचिंग पंजाब तक पहुंचता है। मॉनसून एंटर वेस्टवर्ड अलॉन्ग गंगा प्लेन, जो मॉनसून एंटर करता है वेस्टवर्ड अलॉन्ग गंगा प्लेन्स में, और फिर रिचिंग टिल पंजाब, पंजाब तक पहुंचता है। अदर पार्ट मूव ब्रह्मपुत्र वैली, अदर पार्ट मूव ब्रह्मपुत्र वैली, इट्स सब ब्रांचेस स्ट्राइक गैरो खासी हील ऑफ मेघालय। जो दूसरा पार्ट है वो ब्रह्मपुत्र वैली में जो सब ब्रांच है स्ट्राइक करता है, वो उसका जो सब ब्रांच है ब्रह्मपुत्र वैली में से जो आता है वो गैरो खासी, जानते हैं हील को, गैरो खासी को स्ट्राइक करता है मेघालय में। फिर क्या होता है, मोशनेरम लोकेटेड इन crest of खासी हिल्स रिसीव्स हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल इन वर्ल्ड। तो जो है माउसियनरम लोकेटेड इन द क्रेस्ट ऑफ खासी हिल्स, खासी हिल के जो क्रेस्ट में जो माउसियनरम है वो सबसे ज़्यादा एवरेज रेनफॉल रिसीव, एवरेज रेनफॉल की बात कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, इन द वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है। तो इसमें 2 ब्रांचेस थे। मानसून एंटर वेस्टवर्ड अलॉन्ग गंगा प्लेन, गंगा प्लेन से वेस्टवर्ड एंटर करता है और रिच करता है टिल पंजाब तक। फिर अदर पार्ट जो है मूव ब्रह्मपुत्र वैली। तो ये 2 पार्ट। फिर तमिलनाडु में ड्राई रह जाता है क्योंकि लोकेशन पैरेलल टू बे ऑफ बंगाल है और ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, यहाँ पर ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून है और लाइन द रेन शेडो एरिया करता है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मानसून रेनफॉल क्या क्या है, रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून सीजनल governed by relief or topography. Example, windward side of western ghat receive rain at 250 centimeter. Rainfall from साउथ वेस्ट मानसून सीजनल होता है। ठीक है, और जो मतलब रेन आता है ना वो सीजनल आता है, मतलब ऐसे 4 महीना आया फिर नहीं आएगा। फिर गवर्न बाय रिलीफ ऑफ और ट्रोपोग्राफी। एग्जाम्पल, विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट रिसीव रेन एट 250 सेंटीमीटर। जो एग्जाम्पल, जो विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट है वो ज़्यादा रेन करता है, तो रिलीफ जो होता है उस पर भी डिपेंड करता है टोपोग्राफी का। फिर डिक्लाइनिंग ट्रेंड विथ इंक्रीज डिस्टेंस, जैसे जैसे डिस्टेंस दूर होता है वैसे वैसे कम होता है पानी गिरना। जैसे कोलकाता में 119 सेंटीमीटर गिरता है, पटना में 105 गिरता है, फिर इलाहाबाद में 76, दिल्ली में 56 सेंटीमीटर, ऐसे करके गिरता है। कोलकाता, फिर पटना, फिर इलाहाबाद, फिर दिल्ली। फिर रेन ब्रेक ऑकर्स एसोसिएटेड विथ साइक्लोनिक डिप्रेशन। तो रेन ब्रेक्स भी आता है कई कई बारी, तो ये सब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं विथ साइक्लोनिक डिप्रेशन। फिर साइक्लोनिक डिप्रेशन भी आता है, एसोसिएट करता है, तो उसमें आता है रेन ब्रेक्स। फिर सॉइल इरोजन आता है, तो वो भी इसका कैरेक्टर्स है, बहुत पानी गिरता है तो सॉइल इरोजन कराता है। फिर एग्रेरियन इकोनॉमी को हेल्प करता है। फिर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बिगनिंग ऑफ रेन डीले समटाइम, कई बार रेन डीले होता है। अर्ली रेन स्टॉप कॉज ग्रेट डैमेज टू स्टैंडिंग क्रॉप। फिर रिट्रीटिंग मानसून होता है अक्टूबर नवंबर, नोन फॉर
retreating monsoon. By end of November, southwest monsoon become weak. First week of September withdraws from राजस्थान एंड गुजरात. इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ऊपर 2009 में क्वेश्चन पूछा था. अंडर सुपरविजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड इंडियन गवर्नमेंट के अंदर आता है और ये 1875 में बना था. फंक्शन क्या क्या है इसके क्वेश्चन पूछा है 2009 में. क्या क्या फंक्शन है बताओ करके. करंट और फोरकास्टिंग इन्फॉर्मेशन सच एज इरीगेशन, एविएशन, ये सब में ये फोरकास्ट करता है. अर्ली वार्निंग फॉर साइक्लोन, डस्ट स्टॉर्म पे भी हेल्प करता है. फिर प्रोवाइड स्टेटिस्टिक्स फॉर एग्री इंडस्ट्रीज़. पहला होता है करंट फोरकास्टिंग इन्फॉर्मेशन, जैसे कि इरिगेशन, एग्री, एविएशन में ये सब में फोरकास्ट करने में हेल्प करता है. अर्ली वार्निंग सिस्टम प्रोवाइड करता है. साइक्लोन, डस्ट स्टॉर्म. प्रोवाइड स्टैटिस्टिक्स फॉर एग्री इंडस्ट्रीज़. फिर डिवीज़न ऑफ एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी हैज़ ऑफिस इन पुणे और ये 1932 को बना था. ठीक है. डिवीज़न ऑफ एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी जो है, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी हैज़ ऑफिस इन पुणे 1932 में बना था. डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन वॉच ऑफिस इन कंट्री एंड नेबरिंग कंट्री एज वेल. जो डायरेक्टर जनरल है और सिविल एविएशन वो वॉच करते हैं ऑफिस को कंट्री में और नेबरिंग कंट्रीज़ में भी. दोनों कंट्री में ही देखते हैं, मतलब इंडिया के बाहर भी देखते हैं. तो ये बात ध्यान रखने के लिए है, प्रीलिम्स में भी काम आएगा. तो डिवीज़न ऑफ एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी हैज़ अदर इन पुणे. और फिर इनिशिएटिव टू मेट्रोलॉजी क्या क्या है. नेशनल मानसून मिशन चला है. प्रेडिक्शन सिस्टम ऑफ रेनफॉल, इससे क्या होता है, नेशनल मानसून मिशन से. तो और ऑन 15 जनवरी 2024 सेलिब्रेटेड 150 ईयर ऑफ इट्स इस्टेब्लिशमेंट. तो ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी था, इसलिए अभी इंपॉर्टेंट बन जाता है वापस मेंस के लिए. IMD मोबाइल ऐप मौसम ऑल वेदर सर्विस प्रोवाइड करता है. इतना हो गया. अब जो ह्यूमन जियोग्राफी है वो हम नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे कवर. ठीक है. 141.